हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ इक्विलिब्रियम के केसेस की बात की थी और उसी चेन को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व लेता हूँ। तो एग्जाम्पल को ध्यान से समझें। और आप एक चीज़ एग्जाम्पल सॉल्व करने के दौरान नोटिस कर रहे होंगे कि जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन दी एंड सब कुछ इसी से डिसाइड होना होता है कि आपने एफवीडी अच्छे से बनाया या नहीं। अगर आपका एफवीडी आपने अच्छे से ड्रॉ किया है तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन आगे वाले चैप्टर्स में भी आप ये इस बात को समझेंगे कि फ्री बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो अभी भी अगर किसी का फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना, और अगर नहीं पूछा तो पूछना तो पड़ेगा, लेकिन वो फिर बाद में जब आप फंसेंगे तब पूछेंगे, और उस टाइम पे पूछेंगे फिर आप उससे डिमोरलाइज भी होंगे। तो इससे अच्छा है उसको आप अभी पूछ लें, जिससे उस दिन इसमें कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ इतना तो मुझे आता है। तो आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन लिखे थे, वो आपने किए होंगे। ठीक है, अब सुनिएगा। अब एक एग्जांपल में और लेता हूं। इस बार जो एग्जांपल ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं रोप का। तो एग्जांपल ये है रोप, और ये है एक एम मास का ब्लॉक, और ये एम मास का ब्लॉक इस रोप की हेल्प से इक्विलिब्रियम में वर्टिकली लटका हुआ है। मतलब ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ही ये लेफ्ट में जा रहा है ना ही ये राइट में जा रहा है। तो क्वेश्चन दिया गया है ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तब ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द टेंशन इन द रोप। और जो हमारी रोप है वो कैसी है? आइडियल। आइडियल रोप का क्या मतलब होगा मैं भले यहां साइड में एक बार और लिख देता हूं, अगर पिछले बार नहीं लिखा है तो, और लिख दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो जो भी है आप देख लीजिए। आइडियल रोप का मतलब है कि उसका जो मास होगा वो बहुत, आप उसे मासलेस बोलिए। आइडियल रोप कैसी है? मासलेस है और वो स्मूथ है। आइडियल रोप होती है वो मासलेस होती है और वो स्मूथ होती है, और उस रोप का जो लेंथ है वो कभी इंक्रीज नहीं होता। तो हमारी इनएक्सटेंसिबल रोप, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस तरह मार्क करके कि लेंथ ऑफ रोप इज कांस्टेंट। और जो हमारी आइडियल रोप होती है उस आइडियल रोप में जो टेंशन की वैल्यू होती है वो हर जगह पे बराबर होती है। इसका क्या मतलब है मैं बताऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं। टेंशन फोर्स, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुल करते हैं, रस्सी के मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को पुल करते हैं, जिस फोर्स को हम टेंशन फोर्स कहते हैं, वो टेंशन फोर्स विल बी सेम। टेंशन फोर्स विल बी सेम एट ईच पॉइंट ऑफ। आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं उसको कलर चेंज करके लिख देता हूं। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक आइडियल रस्सी के सभी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू बराबर होती है। अब वन रोप से मेरा क्या मतलब है कि बीच में कोई दूसरी रोप नहीं आनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका तरीका है, अगर बीच में नॉट आ गई, नॉट मतलब गांठ जिसको बोलते हैं, तो अगर बीच में कहीं नॉट आ गई तो हम पूरी रस्सी को एक रोप नहीं बोल पाएंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब देखना। पहले इस वाले केस का मैं एक्सप्लेन करता हूं और उसमें ये वाली बात समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको। तो मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया था, और जो मैं फिर अभी दोबारा नहीं बोलूंगा क्योंकि एक बार मैं बोल चुका हूं। तो ये है हमारा मास m, और इस पे अर्थ नीचे लगा रही है mg, और रस्सी के मॉलिक्यूल ऊपर फोर्स लगा रहे, मैंने माना उसको T। और हम जानते हैं ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो T का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा? mg। अब कोई बच्चे ये बोलता है कि सर ऐसा करिए, मुझे रस्सी के इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाइए। मान लीजिए कोई बच्चा डिमांड करता है कि सर रस्सी के इतने पोर्शन का एफवीडी बना के दिखाइए। ठीक है, डिमांड गलत नहीं है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। मैं बना के दिखा रहा हूं, और ये जो मैं बना के दिखा रहा हूं ये मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूं जिससे मैं इस वाली लाइन को आपको समझा पाऊं और डिटेल में। तो अगर मैं इतनी वाली रोप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये यहां से यहां तक रोप है। अब ये वाले मॉलिक्यूल ने ब्लॉक को खींचा तो ब्लॉक इनको खींचेगा, तो टी ब्लॉक पे ऊपर लगा तो ब्लॉक टी नीचे लगाए। अब मैंने आपको क्या बोला
कि जो हमारी आइडियल रोप होती है उसके सभी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू बराबर होती है इन वन आइडियल रोप टेंशन विल बी सेम एट ईच पॉइंट। ये टेंशन फोर्स है क्या? तो जो रस्सी के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि जो ये वाले मॉलिक्यूल हैं इन मॉलिक्यूल को इनके ऊपर वाले मॉलिक्यूल खींचेंगे, जो ये वाले मॉलिक्यूल हैं इनको कौन खींचेगा? इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल खींचेंगे। तो जब उसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल खींचेंगे तो मान लेते हैं वो फोर्स T1 मान लेते हैं, और मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूं कि T1 T के बराबर होगा। मैंने बोला ना कि हर जगह बराबर होगा, मतलब ये भी T होगा। मैं उसके सपोर्ट में एक आर्गुमेंट दे देता हूं। आप ऐसे देखिए, ये मासलेस रोप है, इसका मास 0 है, और मैंने बताया जिन चीजों का मास 0 होता है उन चीजों पे नेट फोर्स 0 होता है। न्यूटन सेकंड लॉ याद करिए, F नेट इज m। अगर m 0 है मतलब अगर कोई मासलेस ऑब्जेक्ट है तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा? 0। इसका मतलब इसका नेट फोर्स 0 आना चाहिए, तो ऊपर लग रहा है T1 और नीचे लग रहा है T, और नेट फोर्स 0 आने के लिए T1 को किसके बराबर होना पड़ेगा? T के बराबर होगा। इसका मतलब ये T1 किसके बराबर होगा बेटा? T के। तो आज आगे से अब हम ये प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, या आगे से ये मैं सपोर्टिव आर्गुमेंट देने नहीं बैठूंगा कि देखिए ये मासलेस है, ऐसे FVD बनाइए और नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि आइडियल रोप में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको फोर्स की वैल्यू देखनी है तो वो हर जगह बराबर आती है, चाहे वो पॉइंट्स यहाँ के हों, 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 कहीं के भी हों। ठीक है, लिख लीजिए। तो ये वाला पॉइंट होपफुली अब आपको समझा होगा। अब कब बराबर नहीं होगा मैं उसका भी एग्जांपल लूंगा धीमे धीमे, पहले आप इसको समझें और लिखें। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए कि ये एक आइडियल रोप है और इससे एक m मास का ब्लॉक है, और एक दूसरा ये आइडियल रोप है और उससे 2m मास का ब्लॉक है, और ये सब इक्विलिब्रियम में है। एक m मास का ब्लॉक है, एक 2m मास का ब्लॉक है, एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। अब यहां पे जो ये रोप है ये एक रोप नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रोप के बीच में एक ब्लॉक आ गया। तो दो रोप के बीच में ब्लॉक आ जाए या दो रोप के बीच में कोई गांठ आ जाए, नॉट, तो उसको फिर हम एक रोप नहीं कहते। तो हमारी जो ये वाली रोप है और जो हमारी ये वाली रोप है इसको हम एक रोप नहीं कह सकते। तो इसको लेट से बोल दीजिए रोप नंबर 1 और इसको कह दीजिए रोप नंबर 2। अब सवाल ये है कि फाइंड आउट द टेंशन फोर्स इन रोप नंबर 1 एंड इन रोप नंबर 2। मतलब जो रोप नंबर 1 है और जो रोप नंबर 2 है इन दोनों में टेंशन फोर्स का वैल्यू क्या होगा ये हमें जानना है। तो चलिए पहले मैं इस वाली रोप से चालू करता हूं। ठीक, अब इसको देखिए पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझना है इसको, एकदम धीमे धीमे। तो हम सबसे पहले 2m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस 2m वाले का मैं यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये 2m वाला मास है। धरती इस पे अपने हिस्से का फोर्स जरूर लगाएगी और वो 2mg लगाएगी और वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएगी। तो अर्थ ने जो फोर्स लगाया वो 2mg लगाया और वर्टिकली डाउनवर्ड लगाया, क्योंकि अर्थ सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। अब मैंने जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया था तब मैंने इसका भी FVD आपसे बनवाया था, और देखो फिर आज इससे काम पड़ रहा है हमारा। तो मोस्टली सारे डायग्राम से हमारा काम पड़ेगा। अब जब मैंने यहाँ पे सिखाया था कि रस्सी के थोड़े से हिस्से को ब्लॉक का ही पार्ट मान लेना और फिर ये वाले मॉलिक्यूल उन वाले मॉलिक्यूल को खींचेंगे, तो यहाँ पे टेंशन कैसे लग रहा होगा? ऊपर। और इस रोप में जो टेंशन है उसको हम लेट से कह देते हैं T1। हम नहीं जानते उस टेंशन की वैल्यू क्या है। जनरली ऐसा कल्चर है कि टेंशन को T से ही दिखाया जाता है। आप चाहे तो X मान लें, Y मान लें, Z मान लें, P मान लें, R मान लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जनरली ऐसा कल्चर है कि टेंशन को T से दिखाया जाता है। तो मान लीजिए इस वाली रोप का टेंशन कितना मान लिया हमने? T1। अब हम जानते हैं ये ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो T1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2mg के बराबर। ठीक है बच्चों।
अब मैंने क्या बोला कि ये रस्सी अगर आइडियल है, तो देखो सवाल में कुछ ना बोला जाए तो आप रस्सी को हमेशा आइडियल मानकर ही डील करेंगे। तो अगर ये रस्सी आइडियल है तो इनके सभी पॉइंट के बीच में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो T1 के ही बराबर होगा। सभी सभी, चाहे ये वाले पॉइंट्स ले लो, चाहे यहाँ वाले पॉइंट्स ले लो, चाहे यहाँ वाले पॉइंट्स ले लो, या यहाँ वाले पॉइंट्स ले लो, मतलब इस रस्सी के कहीं के भी पॉइंट्स आप ले लो। तो जब मैं इस m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इसको बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा ऊपर बनाते हैं जगह लेके। ओके, ये m मास है। तो मुझे बताइए इस m मास पे जो अर्थ है वो अपने हिस्से का फोर्स जरूर लगाएगी, क्योंकि अर्थ उन सभी चीज पर फोर्स लगाती है जिनका मास होता है, और इस ब्लॉक का मास है इसलिए अर्थ इस ब्लॉक पर फोर्स जरूर लगाएगी। इसके बाद आता है टेंशन का फोर्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये रस्सी है, मैंने एफवीडी पहले भी बनाया था, ध्यान करिए उसको। ये जो रस्सी है, इस रस्सी का छोटा सा हिस्सा हम इस ब्लॉक का ही हिस्सा मान लेते हैं, तो ये इस ब्लॉक का हिस्सा हो गया। अब मुझे बताइए इस मॉलिक्यूल को इसके जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो खींचेगा, क्योंकि रस्सी का मॉलिक्यूल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, पुल करते हैं। और अगर ये आइडियल रोप है तो इस खींचने वाले फोर्स का वैल्यू, जिसको हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं, इसकी वैल्यू हर जगह बराबर होगी। और यहां वैल्यू अगर T1 थी तो यहां भी वैल्यू T1 ही होगी। तो इसमें एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो होगा T1। अब बात करते हैं ऊपर वाले रोप का। ये एक अनदर रोप है, दिस इज ए इंडिपेंडेंट रोप। ये एक अपनी इंडिपेंडेंट रोप थी और ये भी एक अपनी इंडिपेंडेंट रोप है। तो इसमें जो टेंशन का वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा लेट से हम उसे अज्यूम कर लेते हैं T2, क्योंकि मैं इसको T1 नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि दोनों रोप के बीच में एक ब्लॉक आ गया, इसलिए दोनों कौन है, इंडिपेंडेंट अलग अलग रोप है। तो उस वाली रोप के टेंशन को मैं कह देता हूं T2, तो इस ब्लॉक पर ऊपर लग रहा होगा T2। और क्योंकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ये ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में है, इसलिए जितना फोर्स अपवर्ड होना चाहिए उतना ही फोर्स डाउनवर्ड होना चाहिए। तो डाउनवर्ड कौन है, mg प्लस T1, और अपवर्ड कौन है, T2। तो कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि इस पर 2mg लग रहा है, ऐसा जैसे मैंने कई बार कई बच्चों से सुना है, वो ऐसे बोलते हैं सर इस पर भी 2mg लग रहा है। अरे भाई 2mg इस पे नहीं लग रहा, 2mg इस पे लग रहा है, इस पे तो टेंशन लग रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है, इस पे इसका खुद का mg लग रहा है, और इस पे ये ऊपर वाला टेंशन लग रहा है। तो इस T1 की वैल्यू यहां से उठा के आप यहां पुट कर दीजिए, तो T2 का जो वैल्यू आ गया आपका, वो आ गया mg प्लस 2mg। तो T2 का जो बच्चों वैल्यू आ गया वो आ गया 3mg। ठीक, अब सुनना। अब मान लो कोई बच्चा मेरे से ये कहता है कि सर इस बीच वाली रोप का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, बस बना दो, हम देखना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा बोलता है तो मैं उसके लिए इस बीच वाले रोप का, यहाँ वाली रोप का एफवीडी उसके लिए बना देता हूं। इस रोप का एफवीडी बना रहा हूं, ध्यान रहे। ठीक, तो ये मेरी रोप है। इस रोप के ऊपर वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचेंगे और नीचे वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक, तो यहां वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये वाले मॉलिक्यूल और ये वाले मॉलिक्यूल, तो ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने इनको खींचा था, तो ये वाले मॉलिक्यूल उनको खींचेंगे। रस्सी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुल करते हैं, तो नीचे वालों ने ऊपर वालों को खींचा, तो ये ऊपर वाले नीचे वाले को खींचेंगे। तो मुझे बताइए मुझे किस पे फोर्स देखना है, इस रस्सी पे फोर्स देखना है, मतलब रस्सी के इस मॉलिक्यूल पर फोर्स देखना है, और रस्सी के इस मॉलिक्यूल पे इसके नीचे वाले ने पुल किया है, दैट इज T1। सिमिलरली रस्सी के इस वाले मॉलिक्यूल को इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने पुल किया है, एंड दैट इज T1। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रोप। देख लो आप ध्यान से। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और सुनना। अब देखो इस तरह आप इसमें 3 ब्लॉक भी लटका सकते हैं और उसको आप घर पे, अच्छा इसी को मैं एक तरह से और बताता हूं, एक तरह से और बताता हूं। एक तरीका और होता है इनको करने का। वो एक तरीका ये होता है, शब्द बड़े ध्यान से सुनना, तरीका आपको तभी अलग लगेगा और तभी समझ आएगा जब आप शब्दों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा, अब मैं ये कह रहा हूं, देखो नीचे वाले ब्लॉक का तो टेंशन, मतलब नीचे वाली रोप का टेंशन तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पीछे निकाला है, लेकिन इस वाली रोप के टेंशन को निकालने के लिए अलग शब्द और इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डिफरेंट वर्डिंग इस्तेमाल की जाती है। आप इसको एक सिस्टम मान लीजिए, दिस इज योर सिस्टम।
आप सिस्टम किसी को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। और जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये याद रहे, चाहे आप अकेले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, चाहे एक सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, हमेशा आप एक्सटर्नल फोर्स ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? एक्सटर्नल। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, चिंता मत करिए। यहां पे आ रहा है 2mg, ये किसने लगाया? ये अर्थ ने लगाया। क्या अर्थ हमारे सिस्टम का हिस्सा है? नहीं। इस बाउंड्री के अंदर जो लोग आते हैं, इस बाउंड्री के अंदर जो लोग आते हैं वो मेरे सिस्टम का हिस्सा है। अर्थ इस बाउंड्री के अंदर नहीं आती, इसलिए अर्थ मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए अर्थ हो गया बाहर का आदमी। अर्थ मेरे इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, इस सिस्टम के अलावा है, मतलब बाहर का हो गया, एक्सटर्नल हो गया। कौन? अर्थ। अब जो हमारी अर्थ है, हमारी इस अर्थ ने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया है, 2m इसका मास है, इसलिए अर्थ ने जो फोर्स लगाया है 2mg, और ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए एफईडी में ड्रॉ किया जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स वो होते हैं जो बाहर के दो लोगों द्वारा लगाए जाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स वो होते हैं जो बाहर की पब्लिक द्वारा लगाए जाते हैं। अर्थ मेरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अर्थ मेरा बाहर का पब्लिक है, तो अर्थ का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा। अर्थ ने mg इस ब्लॉक पर भी लगाया है, तो ये भी फोर्स एक्सटर्नल होगा। अब कोई बच्चा कह सकता है, और कहने में कोई गलत बात नहीं है, कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर इस पे ऊपर लगेगा टेंशन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसे फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा उसका कारण मैं बताता हूं। क्योंकि ये रोप मेरे सिस्टम का हिस्सा है, ये रोप मेरे सिस्टम का हिस्सा है, और सिस्टम के लोग जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं उसे हम इंटरनल फोर्स कहते हैं, और सिस्टम पे जब कोई बाहर वाला फोर्स लगाता है उसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ये बात सच है कि ये रोप इस ब्लॉक पर टेंशन लगाएगी, दैट इज ट्रू, लेकिन उसको फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं ड्रॉ किया जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम में? क्योंकि रोप हमारे सिस्टम का हिस्सा है, और रोप जो फोर्स लगाएगी वो इस सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। कौन सा फोर्स होगा? इंटरनल होगा, और एफईडी में ओनली एक्सटर्नल ड्रॉ किए जाते हैं। सिमिलर बात यहां पे कि सर इस वाले रोप पे, ये नीचे इस वाले ब्लॉक पे ये नीचे वाली रोप टेंशन लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, लेकिन उसे ड्रॉ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये रोप और ये ब्लॉक, ये दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं, ये भी दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। तो जो सिस्टम के लोग आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं उसे कहते हैं इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ नहीं किए जाते, इसलिए ये वाला टी भी ड्रॉ नहीं किया जाएगा और ये वाला टी भी ड्रॉ नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर ये बताइए, ये वाले मॉलिक्यूल को ये बाहर वाला खींचेगा तो ये वाला जो फोर्स लगाएगा क्या वो भी एक्सटर्नल होगा क्या? हाँ, वो इंटरनल नहीं होगा, वो एक्सटर्नल होगा। क्यों होगा वो एक्सटर्नल? क्योंकि जो ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल है या ऊपर वाला जो रोप का पार्ट है ये मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये बाउंड्री के बाहर वाला है, और जो बाउंड्री के बाहर है वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो इस सिस्टम के लिए कौन है? एक्सटर्नल। और वो जो फोर्स लगाएगा वो इस सिस्टम के लिए कौन होगा? एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए यहां पर एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय यहां पर एक टेंशन फोर्स दिखाया जाएगा जिसको हमने क्या नाम दिया है? T2। ये सिस्टम पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स हैं, इसके अलावा इस सिस्टम पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। अब नेट फोर्स ही तो होना चाहिए सिस्टम में, कोई इक्विलिब्रियम में है, कोई कहीं चल के नहीं जा रहा, ऑल आर एट रेस्ट, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ऊपर कौन लग रहा है? T2, और नीचे कौन लग रहा है? mg प्लस 2mg 3mg, तो T2 किसके बराबर होना चाहिए? 3mg। तो एक ये वर्डिंग है जो इस्तेमाल की जाती है T2 की कैलकुलेशन के लिए। तो आपको ये दोनों वर्डिंग मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है हम उसको लेके डिस्कस कर रहे हों और कई बार हो सकता है हम इसे लेके डिस्कस कर रहे हों। ठीक है, लिख लो आप। ओके, अब देखो बच्चों, चलिए एक सवाल और करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो
ये एक रोप है और इस रोप का मास है स्मॉल m और इस रोप की लेंथ है l। इस रोप का मास है स्मॉल m और इस रोप का जो लेंथ है वो है l और इस रोप का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब इसे आप आइडियल रोप नहीं कह सकते, क्योंकि आइडियल रोप का मास 0 होता था, आइडियल रोप मासलेस होती थी, लेकिन ये मास 0 नहीं है तो आइडियल रोप नहीं है। तो ये हो गया रियल लाइफ की रोप। रियल लाइफ में जो रस्सी होती हैं उनका कुछ मास होता है, तो दिस इज रियल रोप। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस रोप के जो मॉलिक्यूल हैं, अब सवाल उठता है कि सर आपने जो बोला था कि आइडियल रोप में हर जगह टेंशन फोर्स की वैल्यू बराबर होती है, मतलब हर जगह के मॉलिक्यूल एक दूसरे को सेम फोर्स से पुल करते हैं, क्या वो बात यहां पे ट्रू है? तो आंसर है नहीं, वो बात यहां पे ट्रू नहीं। यहां पे किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है ट्रू हो जाए, लेकिन जनरलाइज यहां पे ट्रू नहीं है। आप हमेशा यही मान के चलेंगे कि ट्रू नहीं है, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बॉटम से एक्स हाइट पे, कहां से? बॉटम से एक्स हाइट पे, बॉटम से कितनी हाइट पे? बॉटम से एक्स हाइट पे जो ये मॉलिक्यूल होंगे इस रोप के, यहां वाले जो ये मॉलिक्यूल हैं इस रोप के, ये वाले मॉलिक्यूल, ये एक्स हाइट के मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुल कर रहे होंगे, वो होगा यहां का टेंशन फोर्स। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट टेंशन, इस पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूं, तो पॉइंट ए के पास वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन होगा कैलकुलेट टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए। कैलकुलेट टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए, मतलब जो पॉइंट ए है यहां पे आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिएगा, तो आप क्या करिए, जो ये नीचे वाली रोप है, इस वाली रोप को एक सिस्टम मान लीजिए, मतलब यहां से लेके यहां तक, कौन सा? मैं देखिए डॉटेड लाइन करके दिखा रहा हूं, दिस इज योर सिस्टम। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो ये जो आपकी रोप है, इस रोप का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इस वाली रोप पे नीचे लगेगा mg, इस वाली रोप का मास, पूरी रोप का मास स्मॉल m है, तो इतनी रोप का मास कितना होगा? लेट्स से हमें नहीं पता, उसे हम m1 मान लेते हैं अभी के लिए, तो वो हो जाएगा m1g। और इस रोप का जो ये वाला मॉलिक्यूल है, जो ये नीचे वाला मॉलिक्यूल है, ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल में एक फोर्स लगाएगा, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, तो इस वाले मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वो लगेगा लेट्स से t, ठीक। ये कौन है? ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल ने इस नीचे वाले मॉलिक्यूल को खींचा। कितने फोर्स से खींचा मैं नहीं जानता था, तो मैंने अज्यूम कर लिया टी। अब मैं जानता हूं ये रोप मेरी इक्विलिब्रियम में है, ये रोप कहीं चल के नहीं जा रही, तो इस पर नेट फोर्स क्या आएगा? 0। तो जो ये टी की वैल्यू आएगी, ये किसके बराबर आएगी? m1 इंटू जी के। टी का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा? m1 इंटू जी के। अब m1 कितना होगा ये हमें पता करना है, तो देखिए L लेंथ का मास किसके बराबर है? m के बराबर है, तो 1 का कितना होगा? m अपॉन l। तो x लेंथ का मास कितना होगा? m अपॉन l इंटू x, ठीक। तो m1 जो x लेंथ का मास है वो कितना आया मेरा? mx अपॉन l। तो यहां पे सॉल्व किया जाए तो ऊपर लग रहा है t, और नीचे m1 जो कितना है? mx अपॉन l इंटू जी। तो t का वैल्यू आया कितना? इतना आया। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा x होगा उतना ज्यादा टेंशन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू इस वाले पॉइंट के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां का x ज्यादा होगा। देखो यहां का x ज्यादा होगा तो यहां की टेंशन ज्यादा, यहां का x थोड़ा कम है उसके कंपैरिजन में, तो यहां पे टेंशन कम है उसके कंपैरिजन में। इसका मतलब आप एक कमेंट लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, रस्सी में जो टेंशन फोर्स का वैल्यू है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो एज वी मूव अप अलोंग द रोप, ऐसे लिख लें, एज वी मूव अप अलोंग द रोप टेंशन इंक्रीजेस, टेंशन इंक्रीजेस अलोंग द रोप, ठीक। लिख लीजिए। चलिए अब देखो, ठीक है, और आपको बताते हैं।
देखो बेटा, अब एक आगे हमें जो पढ़ना होता है, अब हमें देखिए, अब आप एक चीज नोटिस करिए, अभी तक मैंने बहुत सिंपल सिंपल केस लिए जिससे आप इक्विलिब्रियम शब्द से फैमिलियर हो जाएं। अब मेरी थोड़ी जनरलाइज बात सुनिएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और या फिर कोई सिस्टम है। सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारी ऑब्जेक्ट कंबाइन होकर एक सिस्टम कहलाती हैं। तो या तो कोई एक ऑब्जेक्ट है और या फिर कोई एक सिस्टम है, और उस ऑब्जेक्ट पे या फिर उस सिस्टम पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट पे या फिर उस सिस्टम पे क्या लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं। और जब वो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं और अगर उन सबका समेशन 0 होता है तो वो ऑब्जेक्ट या वो सिस्टम किसमें, इक्विलिब्रियम में कहलाता है। ठीक, तो अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट की पहले लेकर अगर हम बात करें, तो माना एक हमारी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। लेट्स से हम F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर। तो मैं यहां लिख लेता हूं ऑन ए ऑब्जेक्ट, ऑन ए ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट। बात ध्यान सुनिए, आप थोड़ी बात जनरलाइज होने की तरफ जा रही है। अभी तो सिंपल सिंपल केस थे जो आपने हो सकता है छोटी क्लासों में भी देखे थे। तो ऑन एन ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट पर मान लीजिए बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। लेट्स से सम F1 वेक्टर कॉमा F2 वेक्टर कॉमा F3 वेक्टर एंड कॉमा सो ऑन आर एक्टिंग। और ये सारे एक्सटर्नल फोर्स हैं। ये सब कौन है, एक्सटर्नल फोर्स। चाहे आपका मन हो तो यहां ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा इनके नीचे, यहां एक्सटर्नल फोर्स। तो ऑन एन ऑब्जेक्ट इतने सारे एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं और इन एक्सटर्नल फोर्स का समेशन 0 है। और इन एक्सटर्नल फोर्स का क्या है, समेशन 0 है। तो मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, और ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम में है और हम लिखेंगे कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्ट आपके इक्विलिब्रियम में है और ये जितने भी फोर्स हैं इन सभी फोर्सेस का समेशन क्या है, 0। तो ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम और ये जितने भी फोर्स हैं इन सबका समेशन क्या है, 0। अब मुझे बताइए, अगर इतने फोर्सेस का समेशन 0 है तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, इसमें 3 कंपोनेंट होंगे। तो अगर ये इक्वेशन है, अगर इन सभी फोर्सेस का समेशन 0 है तो इसका मतलब होगा, इट मींस, इसका क्या मतलब होगा वो मैं नीचे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इट मींस ये आएगा कि F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 0 एंड, और नहीं एंड, मतलब ये सब एक साथ होगा F1y प्लस F2y एंड प्लस सो ऑन इक्वल टू 0 एंड सिमिलर फॉर द z कंपोनेंट F1z प्लस F2z प्लस सो ऑन इक्वल टू 0। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले n वेक्टर्स का समेशन 0 है तो उन n वेक्टर्स के मैं x कंपोनेंट कर सकता हूं, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो अगर वेक्टर समेशन 0 है तो ये गारंटी है ये तीनों चीजें 0 होंगी। क्या, x कंपोनेंट का समेशन, y कंपोनेंट का समेशन एंड z कंपोनेंट का समेशन। तो लिख ले, ठीक है। अभी के लिए जो हमारा काम पड़ेगा वो z कंपोनेंट से नहीं पड़ेगा, हमारा काम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट से ही सिर्फ पड़ेगा। z कंपोनेंट की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा बेटा। अब मैं इसको एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, तो देखिएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, इसमें रस्सी इन्वॉल्व होगी, तो देखते हैं। कहानी यह है कि एक m मास का ब्लॉक है, एक m मास का ब्लॉक है और यह है एक रोप।
ये एम मास का ब्लॉक है, ये एंगल थीटा है और ये एक रोप है और ये ब्लॉक इस इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है। इंक्लिनेशन स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। ये ब्लॉक इसमें है, इक्विलिब्रियम में। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। लिख लो इसको, ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। अब देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझिए कि इस पे जो फोर्सेस लगने, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, जो आपको फ्री बॉडी डायग्राम में पहले बनाना सिखाया था, इसका भी बनाया था मुझे याद है। इधर लगेगा T, इधर लगेगा आपका mg, लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और यहां से लगेगा नॉर्मल। जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे तब आपको मैंने बोला था कि हमारी एंगल कैलकुलेशन से काम पड़ेगी, इसलिए आप लाइन को बड़ी बड़ी बनाइएगा। तो वो लाइन मैं आपको बड़ी बड़ी बना के दिखा देता हूं। दिस इज माई वर्टिकल लाइन। ये बोला था मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको हमेशा ड्रॉ करनी है, तो उनको तो ड्रॉ कर ही लीजिए। इसके अलावा जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन आपकी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। जो ये वाली लाइन है आपकी, ये वाली लाइन आपकी इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब सुनना, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो दो लाइन के बीच में एंगल अगर थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होगा, तो आपका ये एंगल भी थीटा होगा। ये हो गई एंगल ढूंढने वाली बात। अब सवाल आता है कि कैसे सॉल्व किया जाए और हमारा पर्पज क्या है, नॉर्मल और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करना। अच्छा, एक लाइन और बना लीजिए इसमें अलोंग द इंक्लाइन वाली, क्योंकि इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है, तो इधर भी एक लाइन बना लें। ठीक, ये जो डॉट 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 करके लाइन है, इनको आप स्केल से ड्रॉ करिएगा, जिससे डायग्राम थोड़ा अच्छा आएगा। अब ये तीन वेक्टर्स हैं और ये तीनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन के अलोंग नहीं है और इन तीनों का समेशन 0 है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका होता है जो अभी आपको मैंने समझाया, कंपोनेंट्स वाला, और एक तरीका और होता है जिसको कहते हैं लामीज थ्योरम। तो पहले मैं इसको इस कंपोनेंट वाले तरीके से सॉल्व करके समझाता हूं। लामीज वाला थोड़ा आसान पड़ता है, लेकिन इसलिए मैं उसको बाद में लूंगा। पहले आप इसको सीखो कंपोनेंट वाले को, क्योंकि लामीज हमारा हमेशा साथ नहीं देगा। लामीज की अपनी एक स्पेशल कंडीशंस है कि जब तीन फोर्स होंगे तो ही हमें लामीज काम आता है। लेकिन जो ये कंपोनेंट है, दिस इज ए जनरलाइज्ड मेथड फॉर एनी फोर्सेस, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। लेकिन लामीज होता है वो 3 नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए, इसलिए मैं लामीज को बाद में बताऊंगा। पहले अब इसको देखते हैं। अब सवाल उठता है कि सर एक्स एक्सिस किसको माना जाए और वाई एक्सिस किसको माना जाए। तो कुछ बच्चों ने अब तक तो एक्स मान भी लिया होगा हॉरिजॉन्टल में और वाई मान भी लिया होगा वर्टिकल में। कोई गलत बात नहीं है। मैं जब आपको वेक्टर पढ़ा रहा था तब मैंने ये कहा था आपसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप किस डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ये कंप्लीटली आपकी फ्रीडम है। आप अपनी मर्जी से एक्स और वाई चूज कर सकते हैं। दैट इज योर फ्रीडम कंप्लीटली। तो अगर ये आपकी कंप्लीट फ्रीडम है कि एक्स और वाई आपको किधर मानना है, तो किसी ने अगर हॉरिजॉन्टल एक्स माना और वर्टिकल वाई माना तो कोई गलत नहीं किया, उसने बिल्कुल गलत नहीं किया। ठीक, तो चलिए उसी के हिसाब से पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि वो आप मान चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा अगर वाई एक्सिस है, तो मैं जानता हूं मुझे सभी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट करने होंगे और सभी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट करने होंगे, और मुझे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर मुझे ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि सभी एक्स कंपोनेंट का समेशन 0 आएगा और सभी वाई कंपोनेंट का भी समेशन 0 आएगा। तो बच्चों इन फोर्सेज के करने पड़ेंगे कंपोनेंट। तो जो आपको मैंने बोला था वेक्टर पढ़ाते टाइम कि कंपोनेंट से हमारा बहुत काम पड़ेगा, तो आज वो दिन आ गया है, मतलब आज उनकी शुरुआत हो गई है। अब आगे आने वाले समय में हर रोज हर सवाल में हमें कंपोनेंट करने ही पड़ेंगे। तो सवाल आता है कि सर पहले इस नॉर्मल को निपटा लेते हैं। चलो भाई ठीक है, नॉर्मल को निपटाओ।
तो जिस भी के भी कंपोनेंट करें ना ऐसे इस पर 2 लाइन बना दिया करें, ऐसा मेरा ट्रेडिशन रहा है। उससे फायदा क्या होता है ना, जिस वेक्टर पे आपने 2 लाइन बना दी मतलब उसको देखना नहीं है आपको, उसके कंपोनेंट कर दिए हमने, तो वो कंपोनेंट्स देखने हैं, वो वेक्टर नहीं देखना है। तो मैंने बोला था कि जिस साइड से एंगल थीटा होता है उस साइड आएगा कॉस थीटा वाला, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा इसका एन साइन थीटा। अब कोई भी बच्चा एन को नहीं देखेगा, जो भी बच्चा देखेगा वो इस एन कॉस थीटा को देखेगा और इस एन साइन थीटा को देखेगा। अब बात करते हैं टेंशन की, इसको भी निपटा। ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका थीटा। जिस साइड से एंगल थीटा होता है उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है। आप वेक्टर कंपोनेंट याद करिए। तो इस टेंशन का बच्चों, मैं एक अलग कलर लेता हूँ, इस टेंशन का बच्चों जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा टी कॉस थीटा, और इस टेंशन का जो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बेटा, टी साइन थीटा। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अब आपको इस बात का इस्तेमाल करना है या इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है कि ये इक्विलिब्रियम में है तो सभी x का समेशन भी 0 आएगा और सभी y का समेशन भी 0 आएगा। तो जो हमारा x डायरेक्शन वाला फोर्स है वो कौन है, वो है आपका x डायरेक्शन वाला फोर्स कौन है, वो है आपका n साइन थीटा, और इधर कौन है, t cos थीटा। तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो मैंने इक्वेशन लिख दिया कि n साइन थीटा का वैल्यू और t cos थीटा का वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, तो लिख दिया। दूसरा इक्वेशन, दूसरा है कि n cos थीटा प्लस t साइन थीटा बराबर होना चाहिए mg के। किसके बराबर होना चाहिए, mg के। अब आप क्या करिए, यहां से n का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए। तो जब मैं वहां से n का वैल्यू इसमें उठा के पुट करूंगा तो n का वैल्यू क्या आएगा वहां से, वो आएगा t cos थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू cos थीटा प्लस t साइन थीटा एंड दैट इक्वल टू mg। यहां पे एलसीएम वगैरह लीजिए और आप कैलकुलेट करेंगे तो t का वैल्यू आपको मिलेगा, एलसीएम लेके आप सॉल्व करिए, t का वैल्यू आपको मिलेगा mg साइन थीटा। और इस t की वैल्यू को उठा के आप इस नॉर्मल वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा कितना, n इंटू साइन थीटा बराबर है t कितना है, mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से नॉर्मल का जो वैल्यू आया वो आया mg cos थीटा। इस नॉर्मल का वैल्यू आया कितना आया बेटा, mg cos थीटा। तो यहां से आपको टेंशन का वैल्यू पता चल गया और यहां से आपको नॉर्मल का वैल्यू पता चल गया। अब एक बात सुनना मेरी, जो ये तरीका आपने अपनाया इससे आपको आंसर मिला, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग गया। अगर आप कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस तरह से सेलेक्ट कर लेते कि आपको एक लाइन में नॉर्मल मिल जाता और एक लाइन में अगर आपको टेंशन मिल जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें टाइम लग गया कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो देखिए मैं लिख के दिखाता हूं। तो फिर ऐसा करते इसको हटा देते हैं। तो देखिए इसको हटाता हूं मैं, ओके। अब मैं दूसरा मेथड इस्तेमाल करूंगा तो मुझे ये सारी ड्राइंग हटानी पड़ेंगी, तो जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले। ओके, देखो बेटा, इसको हटाते हैं। मैं फिर से ड्राइंग कर रहा हूं, चिंता ना करो। ये एमआस का एक ब्लॉक है और ये रोप है, और वही सब कहानी है कि नॉर्मल टेंशन निकालना है। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पहले मैं एफवीडी का इंतजाम कर लेता हूं। अब देखो लाइन एकदम स्केल से बनाया करो यार। तो सुनिए,
तो इधर लग रहा है टेंशन फोर्स T, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N, और mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो मैं इंतजाम करता आपके लिए, दो लाइन के बीच में एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में थीटा, ये एंगल आ गया थीटा, तो ये एंगल भी हो गया आपका थीटा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पिछले बार आपने एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल मान लिया था और हमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग गया था। मैं कह रहा हूं इस बार हॉरिजॉन्टल में एक्स वाई मत मानना। तो एक्स वाई कैसे मानना, आप ऐसे मान लेना, लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, ऐसे मान लेना, जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं ये मान लेना आपकी एक्स एक्सिस है, और ये मानना आपकी वाई एक्सिस है। ये वर्टिकल वाला जो है दिस इज योर वाई एक्सिस। अब कोई बच्चा पूछेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कौन एक्स और कौन वाई मानना है? तो देखिए क्वेश्चन वैलिड है, कोई गलत बात नहीं है। हम भी जब पढ़ते थे सेम क्वेश्चन हमारे मन में भी आता था जब हम पढ़ना शुरुआत किए थे। तो उसका एक तो तरीका है कि आप धीमे धीमे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। एक तो तरीका ये है। एक तरीका क्या है, मतलब ये भी एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट ये है कि आप थोड़ा सा ऐसे विजुलाइज किया करो कि हमें जो कंपोनेंट करने पड़ रहे हैं वो हमें कम चीजों के कंपोनेंट करने पड़े और अननोन के कंपोनेंट ना करने पड़े, किसी नोन क्वांटिटी के ही कंपोनेंट करने पड़े। इन दोनों शब्द का सहारा लीजिएगा। यहां पे मैं बताता हूं, यहां पे आपके लिए नॉर्मल अननोन है, टेंशन अननोन है, तो नॉर्मल टेंशन के कंपोनेंट करने को अवॉइड करिए। आप कंपोनेंट करना है तो आप mg के लिए कर लीजिए, बिकॉज mg नोन है। क्यों mg नोन है? क्योंकि मास सवाल में गिवन था, तो mg इज ए नोन पैरामीटर। नॉर्मल और टेंशन हमारे लिए अननोन है। हमने कंसीडर किए हैं कि माना कि टेंशन का वैल्यू t है और नॉर्मल का वैल्यू n है, ये हमने अज्यूम किया है लेट n एंड लेट t, लेकिन mg नोन है क्योंकि मास गिवन है। अब मैं कह रहा हूं इस mg के अगर हमें कंपोनेंट करने हैं तो इस mg के कंपोनेंट कर लीजिए क्योंकि ये नॉन पैरामीटर है। और दूसरा आर्गुमेंट भी देखें तो वो भी यहां पे एप्लीकेबल होता है कि अगर मैं इधर x और इधर y मानता हूं तो मुझे t और n के कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी x और y डायरेक्शन में है। mg मेरा ना तो x डायरेक्शन में है ना ही y डायरेक्शन में है, इसलिए मुझे mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। पिछले बार जब आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माना था तो आपका mg y डायरेक्शन का लॉन्ग था, आपका नॉर्मल ना तो x में था ना y में था, इसलिए आपने नॉर्मल का टेंशन कंपोनेंट किया था। आपका टेंशन ना तो x में था ना y में था, इसलिए आपने टेंशन का कंपोनेंट किया था। तो कंपोनेंट उनके किए जाते हैं जो x और y डायरेक्शंस में नहीं होते हैं, वो x y से किसी एंगल पर होते हैं। तो इसमें देखा जाए नॉर्मल y के अलॉन्ग है, बहुत अच्छी बात, कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। टेंशन x एक्सिस अलॉन्ग है, बहुत अच्छी बात, कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो mg है ये आपका ना तो x में है और ना ही ये y में है, तो इसके कंपोनेंट करने की जरूरत है। और mg का जो कंपोनेंट किया जाएगा वो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, वो आएगा mg cos थीटा। और mg का जो इस डायरेक्शन कंपोनेंट किया जाएगा वो आएगा mg sin थीटा। नेट फोर्स 0 होना चाहिए x में भी और y में भी। ऊपर लग रहा है t x में और नीचे लग रहा है mg sin थीटा, तो t बराबर आ गया mg sin थीटा। एक लाइन में आंसर आ गया, दिस इज गुड। ऊपर लग रहा है नॉर्मल और नीचे लग रहा है mg cos थीटा, तो नॉर्मल जो बराबर आ गया वो आ गया mg cos थीटा, दिस इज गुड। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज आंसर नंबर, मतलब दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको चीजें समझ आई होंगी। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को दोनों तरह से आप फिर से ट्राई करिएगा घर पे, एक बार अपने हाथ से जरूर ट्राई करिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में और हम तब लामीज थ्योरम के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।